26 जनवरी 1979 पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था, सिवाय पश्चिम बंगाल के, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार उस दिन जो कुछ करने वाली थी वो जलियांवाला बाग की बर्बरता को बहुत पीछे छोड़ने वाला था। इतिहास में इसे मरीच छापी नरसंहार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। कहा जाता है कि इसी नरसंहार ने सुंदरवन के बाघों को आदमखोर बना दिया, क्योंकि इसी नरसंहार में मारे गए लोगों की लाशों से सुंदरवन के बाघों ने दावत की थी। अगर आप नक्शे पर मरीच झापी ढूंढें तो शायद ही वो आपको मिले। बंगाल में जिस जगह पर गंगा की दो धाराएं समुद्र में मिलती हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। उसी सुंदरवन में एक आइलैंड है, मरीच झापी आइलैंड। उस आइलैंड पर 26 जनवरी 1979 को खून की होली खेली गई। उस वक्त बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार थी और मरीच झापी आइलैंड पर हिंसा का जो तांडव हुआ वो उसी की शह पर हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां बस 10 मौतें हुई, जबकि कहा जाता है कि उस दिन तो वहां 10,000 से ज्यादा लाशें गिरी थी। कई लोग बचने के लिए सुंदरवन की दलदल में कूद गए, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सके। इन लाशों से सुंदरवन के बाघों ने दावत उड़ाई और वो आदमखोर बन गए। सवाल ये कि कौन थे वो लोग जो उस दिन मरीच झापी आइलैंड पर मारे गए। सवाल ये कि आखिर क्यों वामपंथी सरकार ने उस आइलैंड के पानी को इंसानी खून से लाल करवा दिया। सवाल ये कि क्यों इस हत्याकांड को भुला दिया गया और उसका जिक्र कम मिलता है। मरीच झापी कांड की कहानी शुरू होती है भारत के बंटवारे के साथ। भारत का विभाजन दो तरफ से हुआ, पूर्व और पश्चिम की तरफ से। पूरब की तरफ से जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला वो पूर्वी पाकिस्तान बना और भारत के पास जो हिस्सा रह गया वो पश्चिम बंगाल राज्य बना। उस वक्त कई दलित हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान में ही रहना तय कर लिया था। दलितों के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल आजाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान में रह गए दलितों की दुश्वारियां बढ़ने लगी, उन पर अत्याचार होने लगे, लिहाजा वो पलायन करने के लिए भारत आने लगे। जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम छिड़ा तो इस दौरान पलायन और ज्यादा तेज हो गया। इस दौरान 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू दलित भारत आ गए। उन्हें ट्रांजिट कैंपों में रखा गया, ये सोचकर कि जब बांग्लादेश आजाद हो जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे तो ये लोग वापस बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे। ये ट्रांजिट कैंप देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए। ये देश के वो हिस्से थे जहां कोई जाकर बसना शायद ही पसंद करे। ये इलाके थे दंडकारण्य जंगल, अंडमान के निर्जन द्वीप, उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त तराई इलाके। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और 1977 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार बन गई। लेकिन इस सरकार के बनने से पहले चुनावी फायदा उठाने के लिए इन शरणार्थियों से कई वायदे किए गए। वाम मोर्चे के नेताओं ने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आने के बाद दंडकारण्य के शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाएगा। वाम मोर्चे के बड़े नेता राम चटर्जी इस बीच दंडकारण्य आए और शरणार्थियों से कहा कि बंगाल उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सरकार बन गई। उनके वादों पर भरोसा करके दंडकारण्य से शरणार्थी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल आने लगे, लेकिन वाम मोर्चे का काम तो हो चुका था, उनकी सरकार बन चुकी थी। अब कौन शरणार्थी और काहे के शरणार्थी, अब शरणार्थी जाते कहां, लिहाजा उन्होंने सुंदरवन के एक सुनसान द्वीप मरीच झापी में अपना ठिकाना बनाया। जीवन यापन के लिए उस दलदली जमीन को खेती लायक बनाया और मछली पालन का काम शुरू किया। वाम मोर्चे की सरकार ने तय किया कि मरीच झापी द्वीप चूंकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, इसलिए वहां किसी को बसने की इजाजत नहीं दी जा सकती, इसलिए वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया जाएगा। फिर आया 26 जनवरी 1979 का दिन। 100 से ज्यादा पुलिस बोट ने मरीच झापी द्वीप की घेराबंदी कर दी। वहां ना भोजन पहुंच सकता था और न दवा, ना कोई वहां से बाहर निकल सकता था। पीने के पानी के एकमात्र स्रोत में जहर मिला दिया गया। मरीच झापी के चारों तरफ दलदली इलाका था, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं था। ऐसी स्थिति में शरणार्थी 5 दिनों तक रहे। 5 दिन बाद 31 जनवरी 1979 को पुलिस फायरिंग में शरणार्थियों का बेरहमी से नरसंहार हुआ। यह नरसंहार करीब 3 दिनों तक चला।
इस नरसंहार में वामपंथी कैडर भी शामिल थे। जो बच गए उन्हें ट्रकों से भरकर फिर से ट्रांजिट कैंपों में भेज दिया गया। पत्रकार दीप हालदार ने इस कांड पर ब्लड आइलैंड नाम से किताब लिखी है। इस किताब में मरीच झापी कांड में मारे गए लोगों के परिजनों, बचे लोगों की जुबानी और उस दौरान के अफसरों से बात करने के बाद उसको किस्सों का रूप दिया गया है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस नरसंहार को भुला दिया गया। वजह किसी को नहीं मालूम।